हेलो दोस्तों, स्टूडेंट्स, सभी को मेरा नमस्कार। जितने भी मेरे साथी हैं, दोस्त हैं, सभी स्टूडेंट, सभी को मेरा नमस्कार। यूट्यूब चैनल के यूट्यूब चौहान एकेडमी खंडवा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आप मेरा वीडियो देखते होंगे। रोज़ मैं एक नया नया वीडियो के साथ में आपके सामने आता हूं और आप बच्चों का जितना भी घर बैठे इस कोरोना के समय में कोर्स एक एक चैप्टर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चौहान एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन का दबाएं ताकि मेरा जो भी नया वीडियो आएगा आपको उससे पता चल जाएगा। साथ में लाइक करें, शेयर भी करें ताकि दूसरे बच्चों तक ये मेरा वीडियो पहुंच सके और उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि सभी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा 12th बिजनेस स्टडी में कल हमने पढ़ा था प्रबंध के सिद्धांत। प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में हमने देखा था कल कि प्रबंध के सिद्धांत क्या होते हैं या प्रबंध के सिद्धांत किसे कहते हैं। तो प्रबंध के सिद्धांत क्या होते हैं? प्रबंध के सिद्धांत वह आधारभूत सत्य है जो प्रबंध का मार्गदर्शन करते हैं या प्रबंध के मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। तो इसके बारे में कल हमने उसकी विशेषताएं देख ली थी, प्रबंध का महत्व देख लिया था। आज हम देखते हैं कि जो प्रबंध के सिद्धांत हैं वो प्रबंध के सिद्धांत जो कौन कौन से प्रबंध शास्त्रियों ने दिए हैं। तो हमारे 12th बिजनेस स्टडी का जो चैप्टर है उसमें दो ऐसे प्रबंध शास्त्री हैं जिनके सिद्धांतों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एक है हेनरी फ्योल और दूसरे हैं F.W. टेलर। ये दोनों ही प्रबंधक अपने समय के बहुत ही जाने माने प्रसिद्ध प्रबंधक रह चुके हैं और इनके द्वारा जो दिए गए सिद्धांत हैं वो सिद्धांत केवल और केवल सिद्धांत नहीं है। उन्होंने अपने लाइफ में उस स्थान पर कार्य किया है और कार्य करते करते उन्हें जो अनुभव हुए हैं उन अनुभवों से और उन्होंने जो प्रयोग किए उन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने सिद्धांत बनाए हैं। कोई सा भी सिद्धांत हो तो यदि वो प्रयोगों पर आधारित नहीं होगा तो वो व्यावहारिक नहीं होगा। उसे हम प्रैक्टिकली उतार नहीं सकते ज़मीन के ऊपर, उसको व्यवहार में नहीं ला सकते। तो जो भी सिद्धांत होता है वो यदि व्यवहारिक नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। और हमारे जो कोर्स में दो प्रबंध शास्त्री ऐसे हैं, हेनरी फ्योल और F.W. टेलर, दोनों ने जो सिद्धांत दिए हैं हम अभी पढ़ने वाले हैं, वो दोनों के जो सिद्धांत कैसे हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में प्रबंधक के रूप में कार्य किया है और प्रबंधक के रूप में कार्य करते करते उन्होंने कर्मचारियों के ऊपर प्रबंध के अंदर नए नए प्रयोग किए और उन प्रयोगों के माध्यम से उस अनुभव में से उन्होंने सार के रूप में वो सिद्धांत निकाल कर दिए हैं कि प्रबंधक यदि इन सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करता है तो वह एक श्रेष्ठ प्रबंधक बन सकता है, अपने उपक्रम को विकास की सीढ़ियों तक ले जा सकता है। तो यहाँ तक हम देख रहे थे कि प्रबंध के सिद्धांत की विशेषताएं हमने देख ली थी, प्रबंध के सिद्धांत का महत्व देख लिया था। आज हम देखते हैं पहले प्रबंध शास्त्री फेयोल का प्रबंध का सिद्धांत कि जो हेनरी फेयोल है उन्होंने प्रबंध का के कौन कौन से सिद्धांत बनाए हैं और उनका क्या महत्व है, उनका कौन कौन से सिद्धांत हैं उनके बारे में पढ़ने वाले। तो सबसे पहले थोड़ा सा परिचय फेयोल के बारे में दिया है, हेनरी फेयोल के बारे में दिया गया है कि वो कौन है। तो सबसे पहले हेनरी फेयोल को आधुनिक प्रबंध का जन्मदाता कहा जाता है या माना जाता है। हेनरी फेयोल को आधुनिक प्रबंध का जन्मदाता माना जाता है। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में कई बार आ चुका है ऑब्जेक्टिव्स में कि आधुनिक प्रबंध का जन्मदाता किसे कहा जाता है। ये वाला प्रश्न, आधुनिक प्रबंध का जन्मदाता किसे कहा जाता है, आधुनिक प्रबंध का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, हेनरी फ्योल को कहा जाता है। ये प्रश्न आप लोग यदि कोई सी भी पिछले पेपर यदि उठाकर देखोगे तो उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि ये कई बार आ चुका है, या तो फिर इन द ब्लैंक्स में आएगा या फिर ऑब्जेक्टिव्स में आएगा। तो बहुत ही सिंपल है कि आधुनिक प्रबंध का जन्मदाता, आज के समय में, आधुनिक समय में कोई भी प्रबंधक जिन प्रबंध के सिद्धांतों को अपना रहा है वो कौन, किसके सिद्धांत है, हेनरी फ्योल के। और इसलिए आधुनिक प्रबंध का जन्मदाता कौन है, हेनरी फ्योल है। फ्योल के बारे में थोड़ा सा हम इंट्रो कर लेते हैं कि फ्योल कौन है। तो हेनरी फ्योल
का जन्म सन 1841 में फ्रांस में हुआ था। 1841 में फ्रांस में हुआ था। फिर 1860 में, मतलब क्या बोलेंगे हम, 1841 और 60 मतलब 19 साल की उम्र में ही उन्होंने खनन इंजीनियर की डिग्री प्राप्त की। 19 साल की उम्र में ही उन्होंने खनन इंजीनियर की डिग्री प्राप्त की। आज की स्थिति में हम 19 साल की उम्र में बीकॉम की डिग्री लेंगे, और उन्होंने खनन इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त कर ली। खनन समझते होंगे, जो खनिज पदार्थ निकालते हैं, उस क्षेत्र में उन्होंने खनन इंजीनियर की डिग्री प्राप्त कर ली 19 वर्ष की उम्र में। फिर इसी वर्ष वह फ्रांस की एक बड़ी कोयला खान कंपनी में इंजीनियर नियुक्त हो गए। खनन की डिग्री लेने के बाद में इसी साल 19 वर्ष की उम्र में ही वह एक कोयला खान, फ्रांस की एक कोयला खान में इंजीनियर नियुक्त हो गए कंपनी में। फिर 1888 मतलब वह कितने साल बोलेंगे हम, 47 साल की उम्र में, 47 ईयर की उम्र में, एज में वो उस कंपनी के प्रबंध संचालक बन गए। प्रबंध संचालक मतलब कंपनी का एक बहुत बड़ा पद होता है, संचालक मंडल में आ गए वो, मतलब मालिक बन गए एक प्रकार से, ये हम बोल सकते हैं। तो कितने, 47 साल की उम्र में ही, 19 साल की उम्र में इंजीनियर बने, और 47 साल की उम्र में उस कंपनी के प्रबंध संचालक बन गए, और अगले 30 वर्षों तक वह इसी पद पर कार्य करते रहे। और इस सर्वोच्च पद पर आसीन रहते हुए प्रबंध की समस्याओं का गूढ़ अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ। कई बार क्या होता है कि आज हम जिंदगी जो जी रहे हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो रूढ़ हो गई है, वो हमारे व्यवहार में आ गई है, हमें पता ही नहीं चला है कि इसे भी किसी ने बनाया होगा। आज हम जो ज़िंदगी जीते हैं, आज हम एक परिवार में रहते हैं, और परिवार में ये मेरे माँ है, मेरे पिताजी है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा गांव है, ये मेरा समाज है। तो इसको किसी न किसी ने पहली बार परिभाषित किया होगा। तो सबसे पहले ये सोच समाज रचना है, ये आज रूढ़ हो गई है और उसको व्यक्ति छोड़ते जा रहा है, लेकिन वास्तव में इसको किसी ने बहुत मेहनत के साथ बनाया हुआ है, इसको किसी ने परिभाषित किया है। और ये सभी व्यवस्थित समाज रचना जो है, ये अनुभव के आधार पर ही है। ये कोई से भी यदि सिद्धांत है, कोई से भी यदि परंपरा है, कोई सी भी रूढ़ी है, तो वो एक अनुभव के आधार पर दी गई थी। बाद में वो रूढ़ जो परंपरा है उसमें कचरा आ जाने के कारण उसका लोग अर्थ का अनर्थ निकाल लेते हैं, गलत अर्थ निकाल कर वो परंपरा फिर गलत रूप ले लेती है। और इसीलिए हम जो परंपराएं हैं, आज उन परंपराओं को छोड़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि परंपरा के पीछे का जो विचार है, उस विचार को लोग भूल गए हैं, और केवल जैसे हम बोलते हैं ना कि मूंगफली का जो मूंगफली है उसमें से दाना निकल गया, छिलका बच गया है। तो ठीक इसी प्रकार से कि जो मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि हेनरी फ्योल ने प्रबंधक के रूप में कार्य करते हुए समस्याओं का गूढ़ अध्ययन किया। हम भी जिस फील्ड में काम करते हैं, तो हम केवल काम करते हैं, लेकिन वास्तव में जब लगन से कार्य किया जाता है, दिल से कार्य किया जाता है, तो वो जिस कार्य को हम कर रहे हैं, उस कार्य को करते करते कौन सी समस्या आती है, उन समस्याओं को किस प्रकार से निपटा जाए, ये ही हमारी ज़िंदगी की पूंजी होती है। और समस्या और समाधान, ये हमारा जो अनुभव है, ये अनुभव जब हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करेंगे, तो आने वाली जो पीढ़ी है उसको हमारे अनुभवों का फ़ायदा मिलता है। लेकिन वास्तव में आज के समय में व्यक्ति अपने कार्य को कार्य नहीं समझता, वो केवल एक जिस प्रकार से रूखापन कैसा होता है कि अपनी ड्यूटी करना है, कर्तव्य समझकर केवल एक ड्यूटी टाइम, एक निश्चित टाइम में ड्यूटी करना है और चले जाता है वो। लेकिन वास्तव में यदि वह उसको गहराई से काम को करता है, तो उसको सीखने को मिलेगा, उसको ज़िंदगी में वो एक पूंजी कमाएगा अनुभवों की, और उन्हीं अनुभवों को आगे आने वाली पीढ़ी में ट्रांसफ़र करेगा, तो आगे आने वाली पीढ़ी को वो समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पर फ्योल ने क्या किया, आज हम हेनरी फ्योल को नाम पुस्तक में पढ़ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे प्रबंधक उस समय होंगे, लेकिन उनके नाम क्यों नहीं आए? हेनरी फ्योल ने अपनी ज़िंदगी के अनुभवों को शेयर किया, उन्होंने बुक में लिखा, और वही सिद्धांतों के कारण आज हम हेनरी फ्योल का नाम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने काम करते हुए प्रबंध की समस्याओं का गूढ़ अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ उन्हें।
1916 में उन्होंने जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक प्रकाशित करी। उनके जो अनुभव थे उन अनुभव के आधार पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ये पुस्तक प्रकाशित की। और इस पुस्तक को आधुनिक प्रबंध में अग्रगामी माना जा सकता है। इस पुस्तक को आज के समय में भी अग्रगामी पुस्तक माना जाता है, मतलब प्रथम श्रेणी की पुस्तक माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसी में प्रबंध के सिद्धांत उन्होंने बताए हैं। तो आगे देखते हैं कि फेयोल ने प्रबंध के सिद्धांत किस प्रकार दिए हैं। तो फेयोल ने प्रबंध में क्रियात्मक दृष्टिकोण को अपनाया है। क्रियात्मक दृष्टिकोण मतलब फंक्शनल अप्रोच, कि जो प्रबंध के अंदर कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, तो ऐसे क्रियात्मक दृष्टिकोण को उन्होंने अपनाया है। अपने व्यवहारिक अनुभव के आधार पर जो भी जितनी भी व्यावसायिक क्रियाएं की जाती हैं, उन सारी व्यावसायिक क्रियाओं को उन्होंने 6 भागों में बांटा है। एक कंपनी के अंदर, एक फर्म के अंदर, एक कारखाने के अंदर जितनी भी व्यावसायिक क्रियाएं होती है, उन व्यावसायिक क्रियाओं को उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर 6 भाग में बांट दिया। कौन कौन से? पहला भाग है तकनीकी कार्य। वो 6 भाग कौन से हैं? पहला है तकनीकी कार्य, टेक्नोलॉजी वाला वर्क। एक कोई सा भी कारखाना है, हम खुद यदि एक अनुभव समझे कि एक कोई सी कंपनी है, फैक्ट्री है, कारखाना है, तो उसमें जितने भी कार्य होते हैं उसको हम 6 भाग में बांट कर देखते हैं। सबसे पहला है टेक्नोलॉजी वर्क, तकनीकी वाला कार्य। टेक्नोलॉजी से क्या होगा? उत्पादन होगा। टेक्नोलॉजी मीन्स मशीन, मशीनें बदलती रहती है, तो मशीन का काम, टेक्नोलॉजी का काम है। मशीन से क्या होता है? उत्पादन होता है, विनिर्माण होता है, वस्तुओं से फिर वस्तुएं बनती है। यह टेक्नोलॉजी वर्क हो गया। दूसरा वर्क वित्तीय कार्य। वित्तीय कार्य मतलब पूंजी के अनुकूलतम प्रयोग और उसकी खोज से संबंधित, पूंजी जुटाना और उस पूंजी का अच्छा कुशलतम तरीके से उपयोग करना, ये दूसरा कार्य हो गया। तीसरा है सुरक्षात्मक कार्य। सुरक्षा किसकी करना होगी? एक तो मानवीय संसाधन की और दूसरी भौतिक संसाधन की। जो काम करने वाला व्यक्ति उसकी भी सुरक्षा करना है और जो भौतिक संसाधन है उसकी भी सुरक्षा करना है। चौथा है लेखा संबंधी कार्य। इतनी बड़ी जो फैक्ट्री है उसमें सारा टोटल हिसाब रखना पड़ेगा, कितना माल आ रहा है, कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, कितना पैसा आ रहा है, सारा ये जो लेखा जोखा है, बही खाते, स्टॉक लेने, लागत, सांख्यिकी, सभी लेखा संबंधी कार्य है। और छठवां है प्रबंधकीय कार्य। इन सभी का जो मैनेजमेंट है वो सब किस में आएगा? प्रबंधकीय कार्य में आएगा। जैसे नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय, नियंत्रण से संबंधित है प्रबंधकीय कार्य। तो इस प्रकार से जो फेयोल है, फेयोल ने जो प्रबंध के व्यावसायिक जो क्रियाएं हैं, व्यावसायिक क्रियाओं को 6 भागों में बांट दिया। तकनीकी, वाणिज्यिक, वित्तीय, सुरक्षात्मक, लेखा संबंधी और प्रबंधकीय। एक छूट गई थी हमारी वाणिज्यिक, मतलब क्रय विक्रय और विनिमय से संबंधित, क्रय विक्रय और विनिमय से संबंधित। तो ऐसे 6 क्रियाओं में उन्होंने बांट दिया। आगे इन्हीं 6 क्रियाओं के आधार पर फेयोल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांत हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे इस चैप्टर के हिसाब से भी और हमारी बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से भी है, क्योंकि हेनरी फेयोल के सिद्धांत बार बार पूछे जाते हैं और इन्हीं सिद्धांतों में हम बार बार गलतियां भी करते हैं। लेकिन यदि हम थोड़ा सा स्थिर माइंड से यदि समझने की कोशिश करेंगे, यदि हम समझेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, और यदि हम रटेंगे, याद करेंगे तो हम तुरंत भूल जाएंगे। जो चीज़ यदि हम समझते हैं, सीखना, यदि हम सीखेंगे, उसको समझेंगे, तो हम कभी भूल नहीं पाएंगे। तो प्रबंध के सिद्धांतों को हम देखते हैं। सबसे पहला प्रबंध का सिद्धांत कौन सा है? वो है श्रम विभाजन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? श्रम विभाजन का सिद्धांत। श्रम विभाजन, श्रम मतलब लेबर या वर्क करने वाला जो भाग है, जो काम करने वाला जो वर्ग है वो कहलाता है श्रम। अब इस श्रम का विभाजन कर देना, श्रम का विभाजन कर देना। मान लो 100 कर्मचारी है, 100 कर्मचारियों को डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करेंगे? उनकी योग्यता के अनुसार। हर एक व्यक्ति में एक अलग योग्यता होती है, कार्य करने की क्षमता होती है, एक दक्षता होती है। तो जो व्यक्ति जिस कार्य में योग्य है उसको उस योग्यता रखने वाले कार्य व्यक्तियों को अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। ये कहलाता है श्रम का विभाजन करना, श्रम को बांट देना। भाई श्रम इकट्ठा है लेकिन श्रम को बांट देना, और ये श्रम विभाजन कहलाता है। और ये श्रम विभाजन को ही दूसरे शब्द में क्या बोलेंगे? विशिष्टीकरण।
श्रम विभाजन को ही हम दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे, विशिष्टीकरण बोलेंगे। विशिष्टीकरण करना। श्रम विभाजन, इस सिद्धांत के अनुसार केवल श्रम विभाजन या विशिष्टीकरण अधिकतम उत्पादकता एवं क्षमता को संभव बनाता है। जो फेयोल ने जो सिद्धांत दिया है, इस सिद्धांत से क्या होता है, श्रम का विभाजन कर दिया जाता है, विशिष्टीकरण कर दिया जाता है। विशिष्टीकरण का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि योग्य व्यक्ति को योग्य कार्य सौंपा जाता है। योग्य व्यक्ति को योग्य कार्य सौंपना, ये कहलाता है विशिष्टीकरण या श्रम विभाजन। अब कोई इलेक्ट्रीशियन है, तो इलेक्ट्रीशियन को यदि हम इलेक्ट्रिक का ही काम देंगे तो वो उसको अधिक योग्यता निपुणता के साथ करेगा। और यदि इलेक्ट्रीशियन को यदि हम दूसरा नल फिटिंग का काम दे देंगे तो वो काम नहीं कर पाएगा, उसमें वो न्याय नहीं कर पाएगा। तो योग्य व्यक्ति को योग्य कार्य सौंपना, ये कहलाता है कार्य का विभाजन, श्रम विभाजन या विशिष्टीकरण। तो श्रम विभाजन से क्या होगा, जब योग्य व्यक्ति को योग्य कार्य देंगे, जो व्यक्ति जिस काम में एक्सपर्ट है उसको यदि हम वो कार्य देंगे तो अधिकतम उत्पादन होगा, साथ में उस व्यक्ति की क्षमता बढ़ जाएगी। भाई मैं जिस काम में एक्सपर्ट हूँ, मुझे यदि वो काम दिया जाएगा तो मैं उस काम को जल्दी करूँगा, शीघ्रता से करूँगा, और शीघ्रता से जब काम होगा मतलब मेरी क्षमता भी बढ़ जाएगी और साथ में उत्पादन भी बढ़ जाएगा। तो प्रबंध का जो श्रम विभाजन का सिद्धांत है, उससे उत्पादन भी बढ़ेगा और काम करने वाले की क्षमता भी बढ़ती है। उपक्रम की उत्पादन तथा कार्य प्रणाली श्रम विभाजन पर आधारित होनी चाहिए। उपक्रम की जो उत्पादन और कार्य प्रणाली है वो श्रम विभाजन पर ही आधारित होनी चाहिए। श्रम विभाजन में जब एक ही कार्य एक व्यक्ति को बार बार करना पड़ता है तो उसकी कार्य कुशलता एवं योग्यता में वृद्धि हो जाती है। भाई योग्य व्यक्ति जब अपनी योग्यता अनुसार कार्य करता है और उस कार्य को जब बार बार करता है तो वो इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि उसकी जो कार्य कुशलता और योग्यता में वृद्धि होती जाती है। इसी के साथ काम की किस्म में उत्पादन की गति में वृद्धि होती है। संसाधनों के अपव्यय में कमी आती है। संसाधन के अपव्यय, भाई यदि किसी अयोग्य व्यक्ति को हमने काम सौंप दिया तो वो क्या करेगा, मटेरियल वेस्ट करेगा, मटेरियल का नुकसान करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ कि यदि हमारे घर में हमारी मम्मी ने हमें आटा गूँथने का काम दे दिया, हमें आटा गूँथना नहीं आता है, तो हम थाली के चारों ओर आटा फैला देंगे। हमें काम आता नहीं है तो हम वेस्ट ज़्यादा करेंगे। और जो व्यक्ति रोज़ रोज़ यदि आटा गूँथ रहा है तो वह थोड़ा सा भी आटा गिराए बिना, हमारे घर में हमारी माँ बहन को ही हम देखते हैं, वो जब आटा गूँथती है तो थोड़ा सा भी आटा नीचे नहीं गिरता है और तुरंत काम हो जाता है। तो यहाँ पर ये संसाधनों का अपव्यय, जब योग्य व्यक्ति को कार्य दिया जाता है तो वो कम से कम संसाधन का उपयोग करता है, उसका वेस्टिंग नहीं होता है। और यदि हम अयोग्य व्यक्ति को देंगे तो संसाधनों का अपव्यय होगा और उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। फेयोल के अनुसार श्रम विभाजन का सिद्धांत तकनीकी तथा प्रबंधकीय दोनों क्षेत्र में लागू होता है। यहाँ जो ऊपर जो दो क्षेत्र देखे थे, टेक्नोलॉजी और प्रबंध, ये दोनों क्षेत्र में श्रम विभाजन को लागू किया जाता है। भाई टेक्नोलॉजी का काम ही योग्यता का काम होता है और प्रबंध का काम भी, प्रबंधकीय कार्य भी योग्यता का काम होता है। इन दोनों में श्रम विभाजन को लागू किया जाता है। चलिए, तो ये पहला सिद्धांत तो हो गया। ये आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि हम इसको समझ जाएंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। श्रम विभाजन किसे कहते हैं, विशिष्टीकरण किसे कहते हैं, कार्य विभाजन किसे कहते हैं। जब कभी परीक्षाओं में विशिष्टीकरण पूछ लिया जाता है कि फ्यूल के विशिष्टीकरण के सिद्धांतों को समझाइए, तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि विशिष्टीकरण मीन्स क्या। विशिष्ट व्यक्ति को विशिष्ट कार्य सौंपना है विशिष्टीकरण। श्रम विभाजन क्या है, श्रम को उसकी योग्यता के अनुसार बांट देना, विभाजन करना, अलग करना, ये श्रम विभाजन है। कार्य विभाजन, कार्य को बांट देना। विशिष्टीकरण, तो ये विशिष्टीकरण, कार्य विभाजन, श्रम विभाजन, ये सभी ये फ्यूल के द्वारा दिया गया पहला सिद्धांत है। कभी भी परीक्षा में आए तो हमें इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है इसके बारे में। तो पहला सिद्धांत हो गया। दूसरा सिद्धांत कौन सा है, दूसरा सिद्धांत है अधिकार एवं उत्तरदायित्व। अधिकार एवं उत्तरदायित्व। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ कि हम जब मार्केट में निकलते हैं, चौराहे पर एक पुलिस वाला खड़ा है, उसके पास में सीटी भी है और एक डंडा भी है। कोई भी व्यक्ति
जो नियम तोड़ने वाला होगा तो वो पुलिस को देख कर के डर जाता है। पुलिस को देख कर के क्यों डर जाता है? पुलिस तो उसकी सेवा के लिए खड़ी है, फिर उससे क्यों डर रहा है? पुलिस के पास में अधिकार भी है और उत्तरदायित्व भी है। पुलिस का उत्तरदायित्व क्या है? यातायात को व्यवस्थित रखना, कि जिस व्यक्ति को बाएं साइड से जाना है तो बाएं साइड से जाएगा और उधर से आने वाला अपनी बाएं साइड से जाएगा। और ये उसका उत्तरदायित्व है कि वो लोगों को सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से आने जाने के लिए नज़र रखे। ये उसका उत्तरदायित्व है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए उसको क्या दिया गया है? अधिकार दिया गया है, उसको डंडा दिया गया है। अब यदि थोड़ी देर के लिए हम देखें कि उसको उत्तरदायित्व दे दिया गया, कार्य दे दिया गया, और यदि ये अधिकार नहीं दिया जाएगा तो, उसके पास डंडा नहीं होगा तो, उसको चालान काटने का अधिकार नहीं दिया गया होगा तो, उसको किसी व्यक्ति को जेल भेजने का अधिकार दिया गया नहीं होगा तो उसकी बात कोई नहीं सुनेगा। उसके ऊपर से लोग गाड़ियाँ निकाल लेंगे, उसको लोग ठेस मार कर चले जाएंगे। लेकिन उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए उसको अधिकार दिया गया है कि आप डंडा मार सकते हो, उसका चालान फाड़ सकते हो, उसकी गाड़ी को कब्जे में ले सकते हो, उसको आप जेल भेज सकते हो। और इस अधिकार के कारण ही अपने उत्तरदायित्व का वो पालन कर पाता है। यहाँ पर हेनरी फ्योल ने यही बात स्पष्ट करी है कि फ्योल के अनुसार आदेश देने का अधिकार तथा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का उत्तरदायित्व दोनों सहगामी हैं, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस प्रकार से सिक्के में दो अलग अलग पहलू हैं लेकिन वो एक ही सिक्के के हैं, इसी प्रकार से अधिकार और उत्तरदायित्व ये दोनों सहगामी हैं। यदि अधिकार यदि हमने प्रबंधक को, कर्मचारियों को उत्तरदायित्व सौंपा है तो उत्तरदायित्व के साथ में उसे कुछ आदेश देने का अधिकार भी होगा, तो वह अपने कार्य को, वास्तव में अधिकार और उत्तरदायित्व प्रबंधक के सिक्के के दो पहलू हैं जो साथ साथ विद्यमान होते हैं। ये आपस में पूरक और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अधिकार की स्वीकृति का तात्पर्य है निर्धारित लक्ष्य या कार्य के निष्पादन के उत्तरदायित्व की स्वीकृति होती है, और दूसरे शब्दों में यह लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होता है तथा इससे कर्मचारियों के साहस में वृद्धि होती है। यदि उसको थोड़ा सा भी अधिकार दिया जाता है तो उसका साहस बढ़ जाता है। हमने उत्तरदायित्व के साथ, मतलब फ्योल का ये कहना है कि कर्मचारियों को यदि हम उत्तरदायित्व सौंप रहे हैं तो साथ में उसे कुछ अधिकार भी सौंपा जाना चाहिए, जिससे कि उसका साहस बढ़े और उसकी योग्यता बढ़ जाती है। तो ये दूसरा सिद्धांत हो गया हमारा, कौन सा? अधिकार एवं उत्तरदायित्व। मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे होंगे तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके मुझसे उसके बारे में और पूछ सकते हैं, तो मैं और अगले वीडियो में आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। लेकिन आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें। तीसरा सिद्धांत है अनुशासन। अनुशासन, डिसिप्लिन। अनुशासित जीवन ही सफलता की कुंजी होती है। जो व्यक्ति अपने ज़िंदगी में, जीवन में अनुशासित रहा है वो सफल व्यक्ति माना गया है। और अनुशासन हर जगह यदि होगा तो वो फर्म या संगठन सफल ही माना जाएगा। देखिए, संगठन के प्रत्येक व्यक्ति को संगठन के उद्देश्यों, नियमों, नीतियों तथा क्रियाविधियों का सम्मान करना चाहिए। संगठन के प्रत्येक व्यक्ति को, संगठन मतलब जो प्रबंध ने जो स्ट्रक्चर खड़ा किया है कार्य को करने के लिए, तो संगठन का जो प्रत्येक व्यक्ति है उसे संगठन ने जो उद्देश्य बनाए हैं, नियम बनाए हैं, नीतियां बनाई है, क्रियाविधियां बनाई है, उनका सम्मान करना चाहिए। इस संबंध में एक साफ एवं स्पष्ट समझौता होना आवश्यक है। और इस अनुशासन के संबंध में इनके बीच में एक क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना आवश्यक है। और इसका पालन न करने पर या अनुशासन भंग करने पर दंड का प्रावधान होना चाहिए, कि जो व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करेगा उसे दंड देना होगा। कोई भी संगठन बिना अनुशासन के कुशलता से नहीं चल सकता। यदि अनुशासन नहीं होगा तो कोई सा भी संगठन काम नहीं कर सकता। अच्छा हो कि यह अनुशासन स्वैच्छिक हो। सबसे बेस्ट क्या होगा कि ये जो डिसिप्लिन, ये जो नियम बनाए हैं ये स्वैच्छिक हो, हर एक व्यक्ति स्वेच्छा से इन नियमों का पालन करे, तो ये सबसे बेस्ट है। अनुशासित संस्था की साख समाज में अच्छी होती है। कोई सी भी संस्था यदि अनुशासित है, सेल्फ डिसिप्लिन है, स्वयं अनुशासित है, स्वशासित है, तो
उसकी साख अच्छी होती है, उसकी साख अच्छी मानी जाती है। भाई यदि हम कहीं पर गए हैं, किसी भी हम आज भी हम देखते हैं, मान मान लो हम कहीं किसी दुकान में गए और वहाँ पर हमें सब व्यवस्थित दिखाई देता है, साफ़ सुथरा दिखाई देता है, तो हम बाहर आकर के वहाँ की तारीफ़ करते हैं। यदि हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया गया तो हम वहाँ की तारीफ़ करते हैं। इसका मतलब कि जो अनुशासित संस्था की साख समाज में अच्छी होती है। लेकिन ये अनुशासन डंडे वाला अनुशासन नहीं होना चाहिए। यह अनुशासन कैसा होना चाहिए? स्वैच्छिक होना चाहिए। डंडे वाले अनुशासन में जहाँ डंडा हटा कि वो अनुशासन जिस प्रकार से हम स्प्रिंग को दबा कर रखते हैं तब तक वो दबा हुआ रहता है, जैसे स्प्रिंग हटता है तो वो उसकी दुगनी ताकत से उछलता है। तो यहाँ पर ये स्प्रिंग वाला अनुशासन नहीं होना जिसको कि दबा करके रखा जाए। ये यहाँ पर स्वयं शासित अनुशासन होना चाहिए, बिना डंडे का अनुशासन होना चाहिए, बिना डर का अनुशासन होना चाहिए। इसे ही बोलते हैं स्वैच्छिक अनुशासन, स्वयं ने स्वीकार किया गया अनुशासन। तो ये एक सफल संगठन की कुंजी है और इससे समाज में उसकी साख बनती है। इससे न केवल कर्मचारियों की कुशलता में वृद्धि होती है वरन श्रम प्रबंध संबंध बेहतर होने में मदद मिलती है। श्रम और प्रबंध के संबंध बेस्ट होते हैं। श्रम मतलब काम करने वाला वर्ग और प्रबंध मतलब मैनेजमेंट करने वाला वर्ग, इन दोनों के संबंध अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट करने वाला वर्ग नियम बना रहा है और नियमों का पालन कौन कर रहा है? श्रम कर रहा है। तो इन दोनों में संबंध में खिंचाव आते हैं। यदि दोनों उसको स्वेच्छा से अपनाते हैं तो इनमें संबंध कैसे हो जाएंगे? मधुर हो जाएंगे। तो अनुशासन प्रत्येक व्यक्ति को उद्देश्य, नियमों, नीतियों, क्रियाविधियों का सम्मान करना चाहिए, जो भी संगठन में व्यक्ति काम करे। अब यहाँ पर केवल व्यवसाय से रिलेटेड नहीं है, प्रबंध के सिद्धांत हर एक क्षेत्र में इस्तेमाल होते हैं। कोई सी भी संस्था हो, यदि उस संस्था में कुछ नियम है, कुछ नीतियां हैं, कुछ क्रियाविधियां हैं, तो उन नियमों, नीतियों का हर एक कर्मचारी ने उसका सम्मान करना चाहिए। उस संस्था के नियमों का सम्मान होगा, वही उसका अनुशासन है। यदि वो उसका सम्मान करता है, सम्मान करना जैसे हम यदि हमारे किसी बड़े व्यक्ति का सम्मान करते हैं, सम्मान करना जैसे हम किसी के पैर छूते हैं, तो पैर छूने का मतलब क्या होता है? पैर छुए और उनके जाने के बाद यदि हम उनको गाली दे रहे हैं तो ये पैर छूने का कोई मतलब नहीं है। पैर छूने का मतलब हम आपका अनुसरण कर रहे हैं, हम आपके पीछे चल रहे हैं, हम आपकी बातों को, हम आपके विचारों को अपना रहे हैं। ये होता है अनुशासन। तो यहाँ पर सम्मान करना इसका मतलब कि उनका पालन करना होता है। नहीं तो हम बोलते हैं मुंह में राम बगल में छुरी। इसको आज के समय में लोग यही करते हैं कि सम्मान, मुंह पर सम्मान करना और पीठ पीछे उसको गाली देना, ये सम्मान नहीं होता है। सम्मान का मतलब होता है कि उनकी बातों को, उनके विचारों को मानना, उन नियमों का पालन करना। तो एक संस्था जो होती है, संस्था में जो भी नियम है उनको सम्मान देना, मतलब उनका पालन करना, ये होता है अनुशासन। तीसरा है, 3 हो गए। पहला कौन सा है? श्रम विभाजन। यदि आप इसको ध्यान से सुनोगे तो ये सिद्धांत कभी नहीं भूलोगे। पहला सिद्धांत हो गया श्रम विभाजन, दूसरा सिद्धांत हो गया अधिकार एवं उत्तरदायित्व, तीसरा सिद्धांत हो गया अनुशासन। चलिए चौथा देखते हैं, आदेश की एकता। आदेश देना। भाई संगठन है, संगठन में 3 प्रकार का स्तर है प्रबंध का, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। अनेक लोग काम कर रहे हैं, अनेक कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर भाई उच्च अधिकारी के द्वारा निम्न अधिकारी को, निम्न कर्मचारी को आदेश दिया जाता है। तो आदेश की एकता, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक कर्मचारी को आदेश एक ही अधिकारी से प्राप्त होना चाहिए। एक ही अधिकारी होना चाहिए उसका, अनेक अधिकारी नहीं होना चाहिए। तथा कर्मचारी केवल उसी अधिकारी के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। उसका एक ही मालिक हो और वो उस मालिक के प्रति ही जवाब देने के लिए उत्तरदायी होना चाहिए। कोई दूसरा व्यक्ति उसको यदि बोले कि जा तू ये काम कर, तीसरा आ गया बोले कि तू ये काम कर आ जा, तो यहाँ पर वो कंफ्यूज हो जाएगा, भ्रम पैदा हो जाएगा। इसलिए वो किसी एक ही व्यक्ति के लिए काम करे या किसी एक व्यक्ति के द्वारा दिए गए आदेशों का ही पालन करे और उन आदेशों के प्रति वो पूरी तरह से 100% जवाब दे रहे। ये कहलाती है आदेश की एकता। इससे भ्रम की दशा या विवाद पैदा नहीं होगा। इसके अतिरिक्त उत्तरदायित्व का विभाजन अधिक कुशलता से संभव हो जाता है। हम इस माध्यम से आदेश की एकता से क्या होगा, हम उसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं, हम उसको उत्तरदायित्व ठहरा सकते हैं।
कि भाई आपको जिम्मेदार उसको जिम्मेदारी दी गई है कि आपको एक ही व्यक्ति का आदेश पालन करना है, तो यदि वो आदेश का पालन नहीं किया तो हम उसको जिम्मेदार बना सकते हैं कि आपने उस आदेश का पालन नहीं किया है। तो यहाँ पर आदेश की एकता का ये फायदा है कि हम उसकी उत्तरदायित्व का विभाजन अधिक कुशलता से संभव हो जाता है। यदि काम अच्छा होता है तो वो शाबाशी का पात्र है, और यदि काम में यदि लापरवाही वापरता है तो वो दंड का भी पात्र हो सकता है। यहाँ पर हम उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो ये आदेश की एकता हो गई। अगला है निर्देश की एकता। अगला कौन सा है? निर्देश की एकता। निर्देश मतलब निर्देश देना। किसी काम को करने के लिए हम किसी को बताते हैं कि आप ऐसा करो, ये होता है निर्देश देना। तो निर्देश देने वाले बहुत सारे होते हैं, सलाहकार जिसको बोलते हैं। कई लोग हम जब काम करते हैं तो हमें सलाह देने के लिए आ जाते हैं। तो अनेक लोग जब सलाह देंगे तो व्यक्ति के दिमाग में एक क्या बोलते हैं हम उसको, केमिकल लोचा हो जाएगा। उसको समझ में नहीं आएगा मैं क्या करूं, कौन सी रीति अपनाऊं, कौन सी पद्धति अपनाऊं, कौन सा तरीका अपनाऊं। इसलिए उसको निर्देश भी एक ही व्यक्ति के द्वारा दिया जाना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार समान उद्देश्य रखने वाले कार्यों के समूह का एक ही नियोजक और एक ही उच्च अधिकारी होना चाहिए। मतलब ये सिद्धांत क्या बोलता है कि समान उद्देश्य रखने वाले कार्यों के समूह, भाई एक ऐसा समूह जो एक ही प्रकार के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कोई सी एक्टिविटी कर रहा है, तो उसको निर्देश देने वाला नियोजक एक ही उच्च अधिकारी होना चाहिए जो कि उस संबंध में निर्देश दे। निर्देश की एकता से समन्वय करना सुविधाजनक हो जाता है। निर्देश देने वाला यदि एक होगा तो उसने जो बातें बताई है तो उन सभी में वो कोऑर्डिनेशन आसानी से कर सकता है। विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होते हैं। एक ही जब निर्देश देने वाला उच्च अधिकारी होता है तो विशिष्टीकरण का लाभ प्राप्त होता है। उसने जो निर्देश दिए गए हैं अलग अलग योग्यता वाले व्यक्तियों को, तो वो विशिष्टीकरण का फायदा होगा। संगठन की कार्यकुशलता बढ़ जाती है और उद्देश्य प्राप्त करना सरल हो जाता है। तो ये हो गया निर्देश की एकता। अगला है सामुदायिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। समुदाय के हित के लिए अपने पर्सनल हितों को त्याग करना। यहाँ पर फेवल अपने इस सिद्धांत में बता रहे हैं। इस सिद्धांतों को दूसरा नाम क्या बताया गया है? सहकारिता का सिद्धांत। इस सिद्धांत को दूसरा नाम क्या दिया है? सहकारिता का सिद्धांत। मतलब यहाँ पर जो समूह है, जैसे एक कर्मचारी एक कंपनी में काम करता है, तो कंपनी में जो काम कर रहा है तो किसके लिए काम कर रहा है? कंपनी के लिए। मतलब कंपनी के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए काम कर रहा है, लेकिन साथ में कंपनी का उद्देश्य भी उसके सामने है और अपना व्यक्ति वो अपने आप में एक व्यक्ति है, उसका भी अपना एक उद्देश्य है। तो व्यक्तिगत उद्देश्य और सामूहिक उद्देश्य, मतलब वो अपने आप में एक व्यक्ति है तो उसका अपना एक उद्देश्य है, और वो जिस समूह में काम कर रहा है वो समूह का उद्देश्य है। यहाँ पर सामूहिक उद्देश्य बड़ा है और व्यक्तिगत उद्देश्य छोटा है, तो सामूहिक उद्देश्य के सामने उसे अपने व्यक्तिगत उद्देश्य को भूलना पड़ेगा। सामूहिक उद्देश्य के सामने उसे व्यक्तिगत उद्देश्य को भूलना पड़ेगा। जिस प्रकार से हमारे देश का जो सोल्जर है, जो सैनिक है, वो देश की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, तो ये देश के प्रति उसका देश की सुरक्षा करना, ये उसने अपनी जिम्मेदारी समझी है। तो देश के लिए वो अपने परिवार को छोड़ देता है, अपने गांव को छोड़ देता है, अपने ज़िले को छोड़ देता है। तो देश हित के लिए परिवार का त्याग, मतलब यहाँ पर बड़े हित के लिए छोटे हित को छोड़ देना, अपने परिवार को, पत्नी को, बच्चों को छोड़ देता है वो। तो यहाँ पर देश मतलब बहुत बड़ा हित हो गया। इसी प्रकार से समूह के हित के लिए, समूह के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपना हित त्याग करना पड़ेगा, तभी वो समूह के हित में शामिल हो पाएगा। इसका मतलब कि मेरी टोली में कौन, तो सभी को अपनी उंगली लगाना पड़ेगी। यदि उंगली नहीं लगाएंगे तो टोली नहीं बनेगी। टोली मतलब एक एकता, यूनिटी, और यूनिटी कब बनेगी? जब साथ होंगे। यदि सब अपने अपनी उंगली अलग करेंगे तो साथ नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर सामुदायिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण होगा। ये सिद्धांत में, इसे सहकारिता का सिद्धांत कहते हैं। प्रत्येक सभी के लिए तथा सभी प्रत्येक के लिए है। प्रत्येक व्यक्ति सबके लिए है और सभी व्यक्ति प्रत्येक के लिए है। ये क्या बता रहा है? ये एकता बता रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति सबके लिए है और सभी व्यक्ति प्रत्येक के लिए है।
उपक्रम में सामुदायिक हित सर्वोच्च होना चाहिए। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत हितों का बलिदान करना पड़े। जब भी सामुदायिक हितों के स्थान पर व्यक्तिगत हितों को सर्वोच्च समझा जाएगा, संगठन नष्ट हो जाएगा। वो संगठन कभी नहीं टिक सकता। जब व्यक्ति का अहंकार बढ़ जाता है, व्यक्ति का जब अपना ईगो बढ़ जाएगा, तो उस समय संगठन नहीं टिकेगा। अपना अपना जो व्यक्तिगत हित है उसे छोड़ना ही पड़ेगा समूह के हित के सामने। मतलब सभी व्यक्ति अपना अपना हित छोड़ देंगे तो एक बड़ा समूह बन जाएगा, समूह का हित हो जाएगा, और इससे संस्था का लाभ होने से सभी को लाभ की प्राप्ति होगी। अगला है पारिश्रमिक। पारिश्रमिक हम सभी समझते हैं कि कर्मचारियों को पर्याप्त एवं न्यायोचित पारिश्रमिक प्राप्त होना चाहिए। प्रत्येक कर्मचारी को पर्याप्त और न्यायोचित वेतन मिलना चाहिए। उचित वेतन के साथ, देखिए दो बातें आ गई, उचित वेतन के साथ गैर वित्तीय पारितोषण अच्छे परफॉर्मेंस की सर्वश्रेष्ठ अभिप्रेरणा है। एक कर्मचारी को हमें भाई श्रेष्ठ अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए। हमें अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए, मतलब कि जो कर्मचारी काम कर रहा है वो श्रेष्ठ काम करे, बेस्ट काम करे। तो बेस्ट काम कब करेगा? जब वो अभिप्रेरित होगा। अभिप्रेरित होगा मतलब उसके अंदर एक उत्साह आएगा, जोश आएगा, वो लगन से काम करेगा। और उत्साह, जोश और लगन ये अभिप्रेरित किससे होगा? वो अभिप्रेरणा का माध्यम कौन है? वो है वित्तीय, गैर वित्तीय पारितोषण और साथ में अच्छा वेतन। ये और ये जो दो चीज़ें हैं ये अभिप्रेरणा के माध्यम है। आगे हम अभिप्रेरणा भी पढ़ने वाले हैं, मौद्रिक अभिप्रेरणा और गैर मौद्रिक अभिप्रेरणा। मौद्रिक अभिप्रेरणा मतलब अच्छा वेतन, और गैर मौद्रिक अभिप्रेरणा मतलब उसको वित्तीय पारितोषण देना, सम्मान देना, उसको पुरस्कृत करना, उसको प्रमाण पत्र देना, उसकी पीठ थपथपाना। ये एक श्रेष्ठ परफॉर्मेंस का अभिप्रेरणा का माध्यम है। ये कर्मचारी उत्साह से काम करेगा। कर्मचारियों का किसी भी दृष्टि से शोषण समाप्त करना चाहिए। किसी भी कर्मचारी का किसी भी दृष्टि से शोषण नहीं होना चाहिए, क्योंकि है तो वो भी मानव, वो भी व्यक्ति है, इसलिए उसका शोषण कभी नहीं होना चाहिए। इससे कर्मचारियों में समर्पण की भावना का विकास होता है। भाई व्यक्ति की योग्यता के अनुसार वो काम कर रहा है, लेकिन है वो व्यक्ति, और व्यक्ति सभी एक जैसे होते हैं, इसलिए उसका शोषण नहीं होना चाहिए। और यदि उसको समानता मिलती है, उसका शोषण नहीं होता है, तो कर्मचारियों में समर्पण की भावना का विकास होता है तथा श्रम परिवर्तन की दर में कमी आती है। अगला है केंद्रीकरण। ये पारिश्रमिक वाला भी समझ में आ गया होगा, है ना। अगला है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण मतलब सेंट्रलाइजेशन। सारे अधिकार जब किसी व्यक्ति, एक ही व्यक्ति के पास केंद्रीकृत हो जाएंगे, सेंट्रलाइज हो जाएंगे, तो उसे कहा जाता है केंद्रीकरण। तो ज़्यादा से ज़्यादा केंद्रीकरण भी नुकसानदायक है और ज़्यादा से ज़्यादा विकेंद्रीकरण भी नुकसानदायक है। केंद्रीकरण मतलब सारे अधिकार, सारे पावर एक ही व्यक्ति के पास होना, तो वह तानाशाही हो जाएगा, ये भी गलत है। और सारे अधिकारों को बांट देना, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों, अधिकारियों में बांट देना, वो कहलाता है विकेंद्रीकरण। तो ज़्यादा से ज़्यादा यदि विकेंद्रीकरण कर देंगे तो वहाँ पर हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे, निर्णय नहीं ले पाएंगे जल्दी। भाई बहुत सारे अधिकारी बन गए तो फिर काम कौन करेगा? तो यहाँ विकेंद्रीकरण, ज़्यादा विकेंद्रीकरण भी खराब है और ज़्यादा केंद्रीकरण भी खराब है। तो जो संस्था है, जो फर्म है, जो कंपनी है, वो अपनी योग्यता के अनुसार, अपने कार्य के अनुसार वह एक संतुलित केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण अपनाए, ये फेयोल का कहना है। फिर है सोपान श्रृंखला। सोपान श्रृंखला मतलब चेन सिस्टम। सोपान श्रृंखला मतलब चेन सिस्टम। जैसे हमने एक लोहे की चेन देखी होगी कि एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी हुई रहती है। जो हमने चेन देखी होगी कि जो एक कड़ी है दूसरी कड़ी से इस प्रकार से ये जुड़ी रहती है, ये कहलाती है सोपान श्रृंखला, या जिसको हम बोलते हैं चेन सिस्टम। एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी है। अब देखते हैं, फेयोल के अनुसार आदेश की एकता एक श्रृंखला का निर्माण करती है। आदेश की एकता एक श्रृंखला का निर्माण करती है, मतलब उच्च प्रबंध के द्वारा आदेश दिया गया या कोई सा निर्देश दिया गया, वो किसके पास आता है?
स्तरीय प्रबंध के पास। मध्यम स्तरीय प्रबंध किसको देता है? निम्न स्तरीय प्रबंध को देता है। निम्न स्तरीय प्रबंध किसको देता है? जो फील्ड में काम करने वाला है उसको देता है। इस प्रकार से ये एक चैनल बनती है, एक चेन सिस्टम बनता है। इसे ही कहा जाता है सोपान श्रृंखला। मतलब आदेश की जो एकता है, आदेश की एकता एक श्रृंखला का निर्माण करती है, जिसे सोपान श्रृंखला कहते हैं, जिसमें आदेश ऊपर से नीचे की ओर एक क्रम में, ऊपर से नीचे की ओर एक क्रम में आता है। कैसे आता है? देखो, सबसे पहले मुख्य प्रबंधक से प्रबंधक के पास आता है, प्रबंधक से उप प्रबंधक के पास आता है, उप प्रबंधक से सहायक प्रबंधक के पास आता है। इस प्रकार से आदेश ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। फ्योल के अनुसार शीघ्र निर्णय लेने या आवश्यकता पड़ने पर इस क्रम को तोड़ा भी जा सकता है। परिस्थिति के अनुसार यदि शीघ्र निर्णय लेना है और यदि आवश्यकता है तो ऐसे समय पर इस चेन सिस्टम को तोड़ा जा सकता है, ताकि जो निर्णय है तुरंत लिया जा सके। नहीं तो जो प्रबंधक है वह जो मुख्य प्रबंधक प्रबंधक को बोलेगा, प्रबंधक फिर उप प्रबंधक को बोलेगा, उप प्रबंधक सहायक को बोलेगा, तब तक बहुत टाइम हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में जो मुख्य प्रबंधक डायरेक्ट उस चैनल सिस्टम को तोड़ करके आदेश दे सकता है। तो ये फ्योल ने इसे पुल या गैंग प्लैंक के नाम से पुकारा है। पुल या गैंग प्लैंक के नाम से पुकारा है। सोपान श्रृंखला में सूचनाओं का प्रवाह व्यवस्थित रहता है तथा समस्याओं का शीघ्र हल संभव हो जाता है। ये जो चेन सिस्टम है, इसमें व्यवस्थित तरीके से सूचनाएं आती है और समस्याओं का शीघ्र हल संभव हो पाता है। सोपान श्रृंखला हो गई। फिर है व्यवस्था। फ्योल के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के लिए उचित स्थान, ये सबसे एक ही लाइन इस सिद्धांतों को समझा देगी। व्यवस्था, व्यवस्था मतलब हर एक वस्तु अपनी निश्चित जगह पर होना चाहिए, ये कहलाती व्यवस्था। तो हमारा घर है, हमारे घर में हर एक वस्तु अपनी व्यवस्थित जगह पर मिलती है, उसके पीछे उनको जमाया जाता है, वो अपने आप नहीं जमती। कपड़ा अपनी जगह पर है, जूते अपनी जगह पर है, और किताबें अपनी जगह पर है, टीवी अपनी जगह पर है, फ्रिज अपनी जगह पर है। ये व्यवस्था है। व्यवस्था मतलब प्रत्येक जो वस्तु है वो अपनी निश्चित स्थान पर हो। इसका मतलब देखिए यहाँ पर क्या दिया, फ्योल ने क्या सुझाया कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए उचित स्थान होना चाहिए और प्रत्येक अपने स्थान पर होना चाहिए। भाई प्रत्येक व्यक्ति को हमने उचित स्थान दे दिया, इसका मतलब वो व्यक्ति ने उसी स्थान पर मिलना चाहिए। भाई किसी व्यक्ति को हमने एक कुर्सी दे दी कि आपको यहाँ बैठना है, वो उसको उचित स्थान दे दिया, तो उस व्यक्ति ने हमें वही मिलना चाहिए। ये इसका मतलब हो गया व्यवस्था। प्रत्येक व्यक्ति के लिए उचित स्थान और प्रत्येक व्यक्ति अपने स्थान पर होना चाहिए। केवल व्यवस्था एक सुदृढ़ संगठन तथा कुशल प्रबंध का सृजन करती है। यदि व्यवस्था है तो व्यवस्था से ही एक संगठन सुदृढ़ होता है और प्रबंध कुशल माना जाता है। अव्यवस्था छिन्न भिन्नता एवं भ्रम को उत्पन्न करती है। यदि व्यवस्था नहीं होगी तो हम व्यक्तियों को ढूंढते ही रह जाएंगे कि वो कहाँ गया कहाँ गया, और यदि उसका जगह स्थान उसकी जो स्थान जो निश्चित है तो हम उस स्थान पर जा कर के हम उसको पकड़ सकते हैं, और वहाँ नहीं होगा तो हम उसको दंड भी दे सकते हैं। तो अव्यवस्था होने पर छिन्न भिन्नता और भ्रम को उत्पन्न करती है। इससे भौतिक व मानवीय संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग संभव होता है। भौतिक और मानवीय संसाधन दोनों का हम कम से कम समय में अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं। संसाधनों को खोजने में समय की बर्बादी नहीं होती है। भाई किसी व्यक्ति को हमने कोई सी जगह दे दी है कि आपका ये ऑफिस है, आपको यहाँ बैठकर काम करना है, तो वो व्यक्ति ने उस ऑफिस में होना चाहिए। यदि वो ऑफिस में होगा तो एक तो ढूंढने में समय की बर्बादी नहीं होगी और तुरंत आदेश का पालन होगा। तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक निश्चित स्थान और प्रत्येक व्यक्ति उस स्थान पर, ये जो व्यवस्था है फ्योल का, ये सिद्धांत बताता है। ये बातें केवल और केवल व्यापार में इस्तेमाल नहीं, वे हर एक फील्ड में इस्तेमाल की जा सकती है। आज ऐसा कोई सा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर इनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये बात हर जगह लागू होती है, क्योंकि संसाधन प्रचुर मात्रा में होते हैं, लेकिन व्यवस्थित नहीं होंगे तो हम उसको ढूंढते ही रह जाएंगे। फिर अगला है समता। वे हर एक व्यक्ति क्या चाहता है? भेदभाव नहीं चाहता है। कभी भी कोई भी व्यक्ति यदि कहीं भेदभाव देख लेता है तो उसका उत्साह कम हो जाता है।
एक व्यक्ति अधिक काम कर रहा है, एक व्यक्ति कम कर रहा है, और कम करने वाले जो काम नहीं कर रहा है उसको तो यहाँ पर यदि ये भेदभाव होगा तो ये जो समता है, एक संगठन में मानव शक्ति लगी होती है, कोई सा भी संगठन हो उसमें कौन सी शक्ति लगी है? मानव शक्ति लगी है। व्यक्तियों का यह समूह एक संयुक्त प्रयास ये लक्ष्य प्राप्ति में संलग्न होता है, और ये जो मानव शक्ति है एक समूह के रूप में कार्य करती है और लक्ष्यों को प्राप्त करने में संलग्न है, जुड़ी हुई है। अतः वहाँ पूर्व निर्धारित रीति परंपराओं के आधार पर, पहले से आधारित जो रीति परंपराएं हैं उसके आधार पर समता होनी चाहिए, जो न्याय तथा कृपा के सहयोग से बनी हो। पहले से आधारित रीति और परंपराओं के आधार पर सभी में समता होना चाहिए। समता के अभाव में हम संयुक्त प्रयास हेतु न चल सकते हैं न बने रह सकते हैं। यदि समता नहीं होगी, यदि भेदभाव किया जाएगा और तो हम चल भी नहीं पाएंगे और हम लंबे समय तक बने भी नहीं रह सकते, क्योंकि भेदभाव होने पर फूट उत्पन्न होती है, उनके मन में द्वेष उत्पन्न होने लग जाता है, एक में ईगो सेंट्रिक हो जाता है और एक हीन भावना इस्तेमाल होने लग जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में विभाजकता आ जाती है, एकता समाप्त हो जाती है। इसलिए यहाँ पर समता से कर्मचारी संतुष्ट रहते हैं, उनमें संगठन के प्रति समर्पण की भावना उत्पन्न होती है तथा वो अपनी कुशलता वृद्धि हेतु प्रयास रहते थे। तो इसलिए जो समता है, कर्म सभी के प्रति समान व्यवहार होना जरूरी है। फिर है स्थायित्व। वे आज के समय में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी क्यों चाहता है? क्योंकि वहाँ पर उसकी नौकरी की सुरक्षा है, स्थायित्व है, और इसलिए वो सरकारी नौकरी चाहता है। किसी कंपनी में यदि काम करता है तो वहाँ पर उसकी नौकरी की सुरक्षा नहीं है। परमानेंट नौकरी क्यों चाहता है? क्योंकि उसको स्थायित्व चाहिए। स्थायित्व मतलब वह अपनी एक व्यक्ति नए कार्य में अपने को समायोजित करने में समय लेता है। जैसे कोई नया व्यक्ति है, उसको कोई सा कार्य करने को दिया गया, तो नया नया है तो उसको उससे एडजस्ट होने में थोड़ा सा समय जरूर लगता है तथा अपनी कार्य कुशलता कुछ समय उपरांत ही प्रदर्शित कर पाता है। तो उसको उस कार्य में रूटीन में आने में थोड़ा सा समय जरूर लगता है। अतः कर्मचारियों एवं प्रबंधकों को नौकरी की सुरक्षा होनी चाहिए। इसलिए कर्मचारी और प्रबंधक उसको नौकरी की गारंटी होना चाहिए, सुरक्षा की गारंटी होना चाहिए। आय एवं रोजगार की सुरक्षा सुदृढ़ संगठन और प्रबंध की एक पूर्व शर्त होती है कि प्रत्येक जो कर्मचारी है उसको आय और रोजगार की गारंटी, सुरक्षा की गारंटी होना चाहिए। स्थायित्व की दशा में संस्था के साख में वृद्धि होने के साथ कर्मचारियों के विश्वास में वृद्धि होती है और प्रशिक्षण की लागतें भी घट जाती है, क्योंकि कर्मचारी स्थायी है तो नए नए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना पड़ता है और पुराने कर्मचारी को प्रशिक्षण नहीं देना पड़ता तो प्रशिक्षण की लागत कम हो जाती है। तो ये स्थायित्व होना चाहिए कंपनी में। फिर है पहल शक्ति। पहल शक्ति का मतलब ये होता है कि जो प्रत्येक व्यक्ति है, प्रत्येक काम करने वाला जो कर्मचारी है, उसके अंदर स्वाभाविक रूप से एक विचार शक्ति और उसके अनुसार कार्य करने की क्षमता होती है। जो प्रत्येक व्यक्ति है, जो प्रत्येक कर्मचारी है, उसके अंदर एक विचार शक्ति और उसके अनुसार कार्य करने की क्षमता होती है, जिसे हम बोलते हैं पहल शक्ति कहलाती है। वो क्या कहलाती है? उसे हम बोलते हैं पहल शक्ति। कि जो प्रत्येक व्यक्ति होता है उसके अंदर एक विचार, एक शक्ति और उसके अनुसार कार्य करने की एक क्षमता होती है, और ये क्षमता को ही पहल शक्ति बोलते हैं। फ्योल के अनुसार संगठन के कर्मचारियों तथा प्रबंधकों की पहल शक्ति को प्रोत्साहन देना चाहिए। मतलब हर एक व्यक्ति को अपना मत रखने का एक अवसर देना चाहिए, किसी भी काम में उसका विचार लेना चाहिए, और कभी कभी उसका जो विचार है वह भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तो हर एक व्यक्ति में कोई एक योग्यता होती है, एक क्षमता छिपी हुई रहती है, तो उसकी क्षमताओं का उपयोग करना चाहिए, उसकी क्षमताओं को बाहर निकालने का उसे ही पहल शक्ति बोलते हैं। तो उसको भी मौका मिलना चाहिए, तो उसको प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि वो अपनी क्षमताओं का उपयोग कर सके। किसी भी व्यवसाय की शक्ति का स्रोत होती है उसकी क्षमताएं। इससे कर्मचारियों में संस्था के प्रति अपनेपन की भावना का विकास होता है, उनकी विचार शक्ति का विकास भी होता है और वह निर्णयों को लागू करने में सहयोग करते हैं। यदि उसके द्वारा दिए गए विचार को अपनाया गया तो उसका उत्साह बढ़ जाता है।
कि उसके द्वारा जो विचार दिया गया उसको अपनाया गया। तो ये जो पहल शक्ति, हर एक व्यक्ति के अंदर एक पहल शक्ति होती है, उसका इस्तेमाल होना चाहिए। फिर है सहयोग की भावना। वे सहयोग की भावना एक कुशल संगठन की नींव होती है। यदि जितने भी कर्मचारी हैं उनमें आपस में सहयोग की भावना नहीं होगी तो वो संगठन सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए सहयोग की भावना होना कुशल संगठन की नींव होती है। यह सिद्धांत पर आधारित है कि संगठन ही शक्ति है। ये कौन से सिद्धांत पर आधारित है? कि संगठन ही शक्ति है। हम देखते हैं ना कि एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लकड़ी का जो गट्ठा है उसको कोई नहीं तोड़ पाएगा। तो संगठन ही शक्ति है। ये सहयोग की भावना इसी सिद्धांत पर आधारित है। परंतु एकता के लिए सहयोग होना आवश्यक है। भाई जो यदि एकता है, एकता मतलब सभी का सहयोग होगा तो ही तो एकता होगी। तो एकता के लिए सहयोग होना आवश्यक है। संगठन के प्रति गर्व, निष्ठा तथा उससे संबंधित होने की भावना अच्छे निष्पादन के लिए आवश्यक होती है। कोई भी कर्मचारी किसी संगठन में काम कर रहा है तो संगठन के प्रति उसको गर्व होना चाहिए, उस संगठन के प्रति उसकी निष्ठा होना चाहिए और उससे संबंधित होने की भावना अच्छे निष्पादन के लिए आवश्यक है। अच्छे निष्पादन मतलब कार्य अच्छे तरीके से होगा, श्रेष्ठ तरीके से होगा। यह न केवल संबंधों को मधुर बनाती है वरन इससे उद्देश्यों को प्राप्त करना भी आसान हो जाता है। सहयोग की भावनाओं से संबंध तो मधुर होते ही हैं, साथ में उद्देश्य को भी प्राप्त करना आसान हो जाता है। तो ये जो सिद्धांत हमने कितने 14 सिद्धांत देखे, हेनरी फेयोल के जो 14 सिद्धांत है, आज के आधुनिक सिद्धांत के जन्मदाता है वो। आज वास्तव में हर एक प्रबंध के क्षेत्र में फेयोल के सिद्धांत पूरी तरह से व्यवहारिक है, उनको अपनाया जाता है। तो ये 14 सिद्धांत बहुत इम्पॉर्टेंट सिद्धांत हैं और परीक्षाओं में हर बार ये प्रश्न आता ही है। हेनरी फेयोल के सिद्धांतों को समझिए। हमारा अधिक से अधिक 5 नंबर का प्रश्न रहता है, तो हम 5 सिद्धांत, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि भाई हम जब बिजनेस व्यवसाय का अध्ययन कर रहे हैं, यदि हम प्रबंध के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्रबंध के सिद्धांत हम पूरे पढ़ें। हम केवल परीक्षा को दृष्टि में रख कर न पढ़े, हम 14 सिद्धांतों को पढ़े, हम उसको समझे और हम भी आगे जाकर के किसी न किसी फील्ड में काम करने वाले हैं। हम उस फील्ड में इन सिद्धांतों को हमारे व्यवहार में लाएंगे, हम हमारे जीवन में लाएंगे, तो ये सिद्धांत वास्तव में हमारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर देंगे। तो यदि हम इनको समझ गए तो इन्हें याद करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारे जीवन में लाइफ टाइम हमारे दिमाग में रहेगा यदि हम इसको प्रैक्टिकली समझेंगे तो आप लोगों को मैं ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट्स करके उसमें कुछ पूछ सकते, कोई से डाउट्स रहे हो। आपको अच्छा लगा यदि वीडियो तो आप शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे जो बच्चे हैं उनके भी डाउट्स क्लियर हो सके। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।